नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता के बाद बीजेपी में इस्तीफे की झड़ी लगती हुई दिखाई दे रही है। आखिर दोस्तों क्या है पूरी खबर, आपको एक एक करके सारी जानकारियां देंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। हम आपको बता दें कि पहली और बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चेरिंग दोरेज की ओर से कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान देश भर के अंदर फंसे हुए मरीजों, श्रद्धालुओं और छात्रों के साथ लद्दाख के करीब 20,000 लोग वापस लाने में उनकी पार्टी पूरी तरह से विफल रही है और लद्दाख प्रशासन भी पूरी तरह से विफल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी से दे दिया है। हम आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट है, जहां पर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में ये बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लद्दाख का पूरा प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल दोस्तों ये बड़ी अपडेट लद्दाख से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के लिए ये बहुत बुरी खबर है। इसी के साथ में बीजेपी के नेता और उनके सहयोगी लोगों ने भी अपना इस्तीफा बीजेपी से दे दिया है और ऐसे में ये पहली न्यूज आई है, जहां पर बीजेपी सरकार की विफलता के बाद पार्टी के अंदर इस्तीफे का दौर शुरू हुआ है। और एक और जानकारी है, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सरकार पर ही, अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी के नेता की ओर से एक बयान सामने आया है। हम आपको बता दें कि मिजोरम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने केंद्र से पूर्वोत्तर के फंसे हुए प्रवासियों को वापस लाने के लिए ट्रेन चलाने की मांग की है। ये मामला सामने आया है आइजोल से, जहां पर भाजपा के मिजोरम इकाई ने रविवार को और फिर सोमवार को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बढ़ाए जाने के बाद उत्तर पूर्व के प्रवासी लोगों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार रेल मंत्री पीयूष गोयल से गुजारिश की है। दरअसल दोस्तों इसी के साथ आपके लिए एक और जानकारी है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के साथ साथ सभी पार्टी के नेताओं ने फैसला लिया है कि अब मजदूरों को उनके गाँव तक पहुँचाने का पैसा कांग्रेस पार्टी सभी राज्य और प्रदेशों के अंदर देगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों की रेल यात्रा का खर्चा उठाने का फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि देश भर के अंदर कोरोना के कहर के बीच कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि देश भर के अंदर फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए रेल यात्रा का खर्च कांग्रेस पार्टी करेगी। इस बात को लेकर बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ऋचा चड्ढा ने लिखा कि कांग्रेस के इस निर्णय पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि विपक्ष क्यों अदा कर रहा है पैसा, हमारे डोनेशन और हमारे जो टैक्स दिए गए हैं उन पैसों का क्या हुआ। ऋचा चड्ढा का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ओर से मजदूरों के घर पहुंचाने का पैसा दिए जाने को लेकर सोनिया गांधी ने जो ऐलान किया है, उसके बाद से लोग अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे टैक्स का पैसा कहां गया और हमने जो प्रधानमंत्री केयर्स के अंदर दान किया था वो पैसा कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली वापस लौटी केंद्रीय टीम ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता सरकार ने उनका सहयोग नहीं किया, स्थिति चिंताजनक है। दरअसल कोरोना मामले को लेकर पश्चिम बंगाल गई केंद्र सरकार की टीम वापस लौट आई है। इस टीम ने वहाँ 2 सप्ताह का दौरा किया था। टीम ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि बंगाल के भरसक प्रयासों के बावजूद राज्य सरकार ने टीम के साथ कोई सहयोग नहीं किया है। कमेटी का मानना है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना मृत्यु दर के आंकड़े वहां की मृत्यु दर देश के अंदर सबसे ज्यादा है और ऐसे में इस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सियासत देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट है, जहां पर विशेष सचिव अपूर्वा चंदा की टीम पश्चिम बंगाल से वापस लौटी है और पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने केंद्रीय सरकार को ये सब बातें कही है। हालांकि दोस्तों ममता बनर्जी की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनकी ओर से जो भी जानकारी सामने आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और एक और अपडेट आ रही है, जहां पर हम आपको बताएं कि रेल मंत्रालय ने किया प्रधानमंत्री केयर्स फंड के अंदर दान करने का ऐलान, तो राहुल गांधी भड़के और बॉलीवुड डायरेक्टर ने भी अपनी राय दे दी है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को घर भेजे जाने का किराया वसूलने वाले भारतीय रेलवे को लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है, जहाँ पर रेल मंत्री ने कहा है कि वो 151 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड के अंदर डालेंगे। जिसके बाद राहुल गांधी ने इस ट्वीट को लेकर भड़कते हुए बात कही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों के अंदर फंसे मजदूरों के टिकट का भाड़ा वसूल रही है और दूसरी तरफ रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री केयर्स फंड के 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुभव सिन्हा ने कहा कि मुझे पता है कि 151 करोड़ रुपए हमारे नहीं है, उनके हैं, इसीलिए दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये तंज कसते हुए अनुभव सिन्हा की ओर से बयान जारी किया गया है। साथ ही साथ एक और जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज पूछा, क्या गरीब लोगों से भाड़ा लेने का सुझाव भी आपका ही है। नीतीश कुमार के द्वारा केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी बिहारियों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों देश भर के अंदर बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच मजदूरों को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को ऐलान किया है कि देश भर में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए रेल यात्रा का खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी। जिसके बाद बिहार में विपक्षी नेता और तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी की ओर से 50 ट्रेनों का किराया देने की बात कही है। जिसके बाद नीतीश
नीतीश कुमार की आंखें खुली और नीतीश कुमार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अब उनकी सरकार वापस लौट रहे मजदूरों को पैसा देगी और साथ ही साथ उनके टिकट का किराया भी देगी। इसी तरह से इस मामले पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर की ओर से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि पैसा देने वाला फैसला नीतीश कुमार ने लिया है या किसी और ने लिया है। एक और जानकारी आप लोगों के लिए दोस्तों आ रही है, जहां पर बिहार जाने वाले लोग कैसे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसको लेकर अभी भी सवाल खड़ा हो रहा है। हम आपको बता दें कि अब जैसे ही लॉकडाउन में राहत देने जाने लगी है, वैसे ही केंद्र सरकार की अनुमति के बाद कई राज्यों के अंदर सरकारें दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को निकालने लग रही है। इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मजदूरों को वापस घर में जाने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अलग से लिंक भी दिया गया है। इसके लिए अब सवाल खड़ा होता है कि जो लोग मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वह कैसे अपना काम कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लागू है और अभी भी कई जगह साइबर कैफे तक बंद किए गए हैं। और ऐसे में दोस्तों ये कई सारे सवाल है जिसको लेकर गोदी मीडिया को अब भी आंखें खोलनी चाहिए और सरकार से सवाल करना चाहिए। इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एमएलसी की सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर ये अपडेट है, जहां पर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की महामारी के बीच चुनाव आयोग ने विधान परिषद चुनाव की घोषणा कर दी है। इसी के साथ सरकार ने भी अपनी ओर से 2 उम्मीदवारों को नामित किया है। दरअसल दोस्तों उद्धव ठाकरे और नीलम गोहरे शिवसेना की ओर से 2 उम्मीदवार होंगे जो एमएलसी के चुनाव में खड़े होंगे और दोनों का जीतना पूरी तरह से स्पष्ट है। हम आपको बता दें कि 9 विधानसभा के परिषद की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और 21 मई से पहले होगा। इन चुनावों में शिवसेना के उम्मीदवार के जीतने की सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी है, जिसमें उद्धव ठाकरे जीतेंगे और उनको 27 तारीख से पहले मुख्यमंत्री बने रहने के लिए एमएलसी बनना पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बीजेपी जिला अध्यक्ष हुए हैं गिरफ्तार। हम आपको बता दें कि बंगाल के अंदर जलपाईगुड़ी जिले के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष को सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष का नाम बापी गोस्वामी है। पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं के साथ जिला अधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे और ऐसे में ज्ञापन देने के समय सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने तृणमूल समर्थकों की तरह काम कर रही है, यह आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। वहीं पर दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और दूसरी ओर आरोप पुलिस पर ही लगाया जा रहा है। इसी बीच एक और जानकारी है, जहां पर सीएम पद जाने को लेकर दुखी नहीं हूं। उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस पार्टी। कमलनाथ ने उम्मीद जताते हुए कहा कि हमारे सारे सिपाही लाइन में लग गए हैं और सभी ने अपने तौर पर अभियान चलाना शुरू कर दिया है और जल्द ही हमको एक बड़ा नतीजा मिलेगा और एक बार फिर से उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी 24 की 24 सीटों पर जीतकर सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली है। अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वापसी बेहद जरूरी है और साथ ही साथ दोस्तों कमलनाथ के नेतृत्व में ही एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बननी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और जानकारी है, जहां पर विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए प्रक्रिया चालू हो गई है। 7 मई से शुरू हो जाएगा पूरा प्रक्रिया और खुद को लाने का खर्च उठाना पड़ेगा उन सभी लोगों को जो वापस आना चाहते हैं। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रेस की आजादी के दमन के लिए दुनिया भर की सरकारें कोरोना वायरस का इस्तेमाल कर रही है। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है और भारत में तो इसकी और भी दयनीय स्थिति है। प्रेस की आजादी को कम करने को लेकर दुनिया भर की सरकारें कोरोना वायरस महामारी का इस्तेमाल कर रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकारी समूह ने ये जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 विषय पर अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोकतांत्रिक और तानाशाही व्यवस्था वाले देशों के अंदर सरकार को गलत सूचना और प्रसारण को रोकने के बहाने मीडिया को नियंत्रण करने का मौका मिल गया है। और इसी तरह से रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के अंदर भी यहाँ पर और ज्यादा दयनीय स्थिति है, जहाँ पर मीडिया पूरी तरह से सरकार का गुलाम होकर काम करती है। और ऐसे में दोस्तों वर्ल्ड के बड़े विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की ओर से जारी किए गए रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। साथ ही साथ एक और जानकारी है, जहाँ पर प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज पूछा, क्या गरीब लोगों से भाड़ा लेने का सुझाव आपका ही है या नहीं है। इसी के साथ दोस्तों सीएम केजरीवाल ने 2 टूक कहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेंगे तो उनके इलाके को सील कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि अगर वे घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएंगे। यह सरकार का आदेश है और इसी के साथ जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ भी सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दोस्तों दिल्ली सरकार की ओर से ढिलाई बरती गई थी, जिसमें लॉकडाउन में कुछ राहत दी गई थी। कई शराब की दुकानें भी खोली गई थी, जिसमें बड़े स्तर पर लोग आकर इकट्ठा हो गए थे और भारी भीड़ देखने के बाद पुलिस को कई जगह पर हालत को काबू में करने के लिए लाठी डंडों का इस्तेमाल करना पड़ा था और इसी कड़ी में ये जानकारी सामने आ रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल की 2 टूक, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले इलाके को सील कर दिया जाएगा अगर वो नहीं मानते हैं तो। ऐसे में उन सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि वह उचित कार्रवाई का समर्थन करे और सरकार का सहयोग करने को लेकर कदम बढ़ाए। और एक और जानकारी है, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के अंदर आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल दोस्तों जवानों के शहीद होने का दौर लगातार जारी है। इससे पहले भी 5 जवान शहीद हुए थे और कल बीते दिन 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। अगर आप भी उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस समस्या क्या समाधान है यह भी आप कमेंट बॉक्स
बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिक पोस्ट डालने पर यूएई के अंदर 3 और भारतीयों की नौकरी चली गई है। बीते 20 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात के अंदर भारत के राजदूत पवन वर्मा ने भारतीय प्रवासियों को सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश डालने वाले व्यवहार के खिलाफ चेताया था, जिसके बाद भी नहीं मानने के बाद 2 और लोगों की नौकरी चली गई है। दरअसल दोस्तों, गल्फ देश के अंदर लगातार ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आई थी जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। इससे पहले भी 2 लोगों को सस्पेंड किया गया था। एक और जानकारी है जहां पर उत्तराखंड के अंदर ये अपडेट है, लॉकडाउन में बद्रीनाथ जा रहे थे बीजेपी के विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा सीट से विधायक अमन मणि त्रिपाठी के 11 समर्थकों के साथ बद्रीनाथ मंदिर जा रहे थे। आरोप है कि उन्होंने एक फर्जी पत्र के आधार पर यात्रा पास बनवाया था और गौचर क्षेत्र में रोके जाने पर पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद देहरादून के अंदर उत्तर प्रदेश के निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी को देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन के मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया है। और ऐसे में ये बड़ी अपडेट आज सामने आई थी जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आपको खबर कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।